हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक कॉलेज एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें ये जो आप सामने चैप्टर नंबर 8 देख पा रहे हैं, यह है जो आपकी कक्षा 8 की हिस्ट्री है, उसका ये चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई, क्लास 7 की कंप्लीट हो गई और इसी चैप्टर के साथ क्लास 8 की भी हिस्ट्री आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जियोग्राफी पहले ही 6, 7, 8 की कंप्लीट हो गई है, सिर्फ पॉलिटी बचेगी इसके बाद, वह भी हम कंटिन्यू करके उसको करा देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सीधी सी बात यह है, राष्ट्रीय आंदोलनों का संगठन 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक का सफ़र इसमें हम लोग तय करेंगे, राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग उभरता हुआ राष्ट्र किस तरीके से उभर करके सामने आया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, इसको समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक से बढ़कर एक, जन राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, महात्मा गांधी का आगमन हुआ, फिर क्या क्या हुआ, ठीक है। महात्मा गांधी देखिए यहाँ पे किस तरीके के हैं और जब हमारे देश को आज़ादी मिली बेचारे कितने ओल्ड हो गए थे, है ना, यहाँ पे बिल्कुल एकदम यंग दिख रहे हैं। रॉलेट सत्याग्रह को समझेंगे, ये सब चीज़ें जो हम पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में समझेंगे। जो भी विद्यार्थी, ये ऑफिशियल एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, ऑफिशियल एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जो भी विद्यार्थी इनको पढ़ रहा है वो बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है और वो कवर कर पाएगा एसएसटी के पोर्शन को इन सीटेट। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को यहाँ पे समझेंगे, लोगों की पहलकदमी किस तरीके से हुई और फिर आगे बढ़ेंगे तो जनता के महात्मा के बारे में जो गांधी जी थे इनको कहा बताया गया। 1922 से 1929 की घटनाओं का जिक्र है यहाँ पे और साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी आपके सामने होंगे। ठीक है, इस तरीके से दांडी मार्च में जो गांधी जी हैं वो प्राकृतिक नमक को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, पेरिस 1931 की फ़ोटो है, देखिए यहाँ पे कितने ओल्ड हो गए हैं, ऊपर पिक्चर कितनी इनकी यंग थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था और उसके बाद फिर क्या हुआ, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर कहानी बढ़ी धीरे धीरे। फिर यहाँ पे देखिए मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य हैं। फिर नीचे यहाँ पे गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। इस पिक्चर में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख सकते हैं, यहाँ महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना हैं। ये गांधी जी की और नेहरू जी की फ़ोटो आपने पहले भी कई बार देखी होगी, यहाँ पे इनके बारे में ठीक से पढ़ेंगे और इस तरीके से इन सब चीज़ों को कवर करते हुए क्लास हमारी एंड हो जाएगी। आइए अब शुरू करते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहले फ़ोटो हमारे सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई पुलिस। ठीक है, चलिए, इससे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, जितना भी यहाँ पे दिया गया है ये बता रहा है कि आपने पहले क्या क्या पढ़ा है और अब आज आगे जो पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने है। राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, समझिएगा चीज़ों को। तो ऊपर दिए गए बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। ये देश क्या है, किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आ गया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। जो भारत है वो यहाँ रहने वाले चाहे वो कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रंग का हो, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर, इन सभी लोगों का घर है भारत। यह देश और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है जिनका ये घर है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक ये नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। ये चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। 1850 के बाद जो भी राजनीतिक संगठन बने उनमें यह चेतना, यह जागृति साफ झलक रही थी। 1870 और 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो गई। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी, जो इसकी बागडोर संभाल रहे थे। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे जो राजनीतिक संगठन थे।
पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व यानी कि सभी, जनिक यानी कि लोगों का, सभी लोगों का। सार्वजनिक मतलब सभी लोगों का या सभी लोगों के लिए। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे, यानी कि वो अपने लक्ष्य को बताते थे। ये भारत का हर व्यक्ति यही चाहता है, भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, यानी कि बाहरी लोगों का सहारा लिए बिना, बाहरी लोगों को जो है कि आपस में मिलाने की बजाय खुद काम करें, संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। संप्रभुता क्या है? यह एक आधुनिक विचार है, राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। जो भारतीय जनता है वो अपने जो भी उसके मामले हैं उसके बारे में खुद फैसला ले, ऐसी आज़ादी भारतीय जनता को होनी चाहिए। ठीक है, इस धारणा से ये संगठन चल रहे थे। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। ब्रिटिश शासन के प्रति हमारे भारतीयों का जो असंतोष था और ज़्यादा गहरा हो गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। नोट कीजिए तुरंत, आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया? आर्म्स एक्ट 1878 में पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। यह भी 1878 में पारित हुआ, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके, यानी कि अब आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसा इन्होंने एक्ट पारित किया। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, सिर्फ लागू नहीं हुआ। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का भी पता चल रहा था कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। प्रचारक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो इंफॉर्मेशंस के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, उसे प्रचारक कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। कब से? अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया कि अब जो है हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे। ये 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने बम्बई में सभा की और 1885 में ये फैसला लिया गया। संगठन के प्रारंभिक नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे, और भी लोग थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। दादा भाई नौरोजी का ये क्वेश्चन कितना पूछा गया है कि ये कौन थे? ये व्यवसायी थे, प्रचारक थे, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी ये रहे थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी की पिक्चर आपके सामने है,
और क्या लिखा है इनके बारे में देखिए, दादा भाई नौरोजी। नौरोजी की पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपसे क्वेश्चन कितनी बार पूछता है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नौरोजी की पुस्तक है ये। इंडिया में तो ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना इस बुक में की गई थी। उभरता हुआ राष्ट्र देखिएगा, समझिए, उभरते हुए राष्ट्र को देखिएगा। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी, और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार और शासन जो है इसमें भारतीयों को जगह मिलनी चाहिए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं, जो सरकार बने उसमें हमारे इंडियंस को भी ऊंचे पद पर रखा जाए, ऊंचा पद दिया जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। जो सिविल सेवा है इसके लिए लंदन में जो परीक्षा आयोजित हो रही है भारत में भी होनी चाहिए, इसकी मांग की गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो शासन व्यवस्था देखिएगा। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था, और अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। वो क्या लगता था उन्हें कि वो ये सोचते थे कि हम भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद हम नहीं दे सकते, ना तो उनको दिए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। अगर हम भारतीयों को ऊंचे पद दे देंगे, ऊंचे पद पर जिम्मेदारी दे देंगे, तो उनकी सैलरी बढ़ेगी और वो जो पैसा है वो भारत में ही रुकने लगेगा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। जो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसमें ना तो कोई पेपर जो है किसी सरकार के खिलाफ छाप सकता था, ना तो कोई विचार ठीक से कोई खुल करके बोल सकता था, ना तो किसी जो भारतीय थे वो किसी सरकार की आलोचना कर सकते थे, है ना। ये था सब आर्म्स एक्ट में। तो यहाँ पे भारतीयों ने कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, यानी कि भारत में जो ये अकाल पड़ रहा है और जो गरीबी है उसकी वजह ब्रिटिश शासन है। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए हैं। लगान तुम बढ़ाते जा रहे हो, किसान के पास पैदावार है नहीं, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। निर्यात हो रहा है, जो पैदा होता है वो विदेश चला जाता है, यहाँ के लोग क्या खाएं। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं, और उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। लोग भूख से मर रहे हैं, गरीबी फैलती जा रही है, लोगों के पास जो अनाज है वो यहाँ रह नहीं रहा है, देश में निर्यात हो रहा है जिसकी कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं, इसका कारण ब्रिटिश शासन है। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भी भेजे। लेकिन मध्यमार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। कि मतलब कांग्रेस का क्या मानना था कि जो सरकार है उसको
भारतीयों की क्या भावना है इससे उनको अवगत कराया जाना चाहिए। पॉइंट आता है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, आइए इसके बारे में समझते हैं। चलिए 1890 के दशक तक, कब तक? 1890 तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बहुत सारे लोग कांग्रेस का जो राजनीतिक तौर तरीका था उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, लाल बाल पाल किसको कहा गया है? लाल बाल पाल का मतलब यहाँ पे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना भी की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। सरकार के नेक इरादों पर भरोसा मत करो, अपनी ताकत पर भरोसा करो। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से समझते हैं चीज़ों को। ये हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की ये फ़ोटो है और यहाँ पे जो फ़ोटो है उसमें आप क्या लिखा हुआ है? ये जो न्यूज़पेपर यहाँ क्या लिखा है? न्यूज़पेपर में यहाँ पे केसरी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? केसरी लिखा है। मेज़ पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाला मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? वायसराय ने। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इन्होंने कह तो दिया कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा जरूरी है, लेकिन प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था कि उनको इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को, जहाँ पे बंगाली नहीं है, उनको अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यमार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध भी किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस भी निकाले गए। ठीक है, हुआ क्या? जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते भी ढूंढे गए और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया? इससे जो संघर्ष पैदा हुआ उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु ये बंगाल में तो सबसे ताकतवर था ही, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। जो स्वदेशी आंदोलन है वही जब और बढ़ता गया तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों यानी कि खुद के जो भी छोटे मोटे कारोबार हैं, उद्योग हैं, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। कि उन्होंने कहा स्वदेशी आंदोलन का ये मकसद था कि जो ब्रिटिश का शासन है उसका भरपूर विरोध किया उन्होंने, और खुद की सहायता खुद करो, अपने खुद रोजी रोटी के कमाओ, है ना, जो भी कर सकते हो उद्यम वो करो,
राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा का उपयोग करो। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे। अब यहाँ पे क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। ये रही क्रांतिकारी हिंसा। समाज में आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना, समाज में कुछ चेंजेस लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना क्रांतिकारी हिंसा कहलाता है। परिषद क्या होता है? प्रशासकीय सलाहकारी या प्रातिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या निर्वाचित संस्था परिषद कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूसों में शामिल होने लगे थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़िएगा तो आगे हम फिर यहाँ से समझेंगे। ये जो पिक्चर है ये लाला लाजपत राय की फ़ोटो है। लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य थे। कौन? लाजपत राय। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी हमारी। क्रांतिकारी हिंसा के ये समर्थक थे ये लोग मतलब उसमें से कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटीं। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया कि ठीक है, जो बंगाल का विभाजन हुआ वो ठीक है। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली कि ठीक है, अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए रिजर्व कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपनी राजनीतिक समर्थक बनाने का भी लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। कब? 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि बाल गंगाधर तिलक के जो अनुयायी थे वो बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश के प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फिर से उन्होंने क्या किया? फैसला लिया। फिर यहाँ से जन राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ, इसको समझिए। देखिए, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दिया। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आ गया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा कि इसमें चैप्टर 6 में देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं जैसे जूट के बोरे हो गए, कपड़े हो गए, पटरियाँ, इन सब चीज़ों की मांग जो थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बढ़ गई थी। ठीक है, और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ, यानी कि युद्ध के दौरान इसी तरीके से जो भारतीय उद्योग थे उनमें और इजाफा हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया।
एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा कि अब जो है गांव से लोगों को ज़बरदस्ती ट्रैक्टरों उसमें जो है कि गाड़ियों में भर भर के ले जाने लग गया कि मतलब चलो सेना में चल के भर्ती हो जाओ। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर के लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। यहाँ से फिर क्या हुआ, फिर महात्मा गांधी का आगमन हुआ। अब यहाँ से हम समझेंगे किस तरह से महात्मा गांधी का आगमन हुआ, क्या उन्होंने किया। देखिए, इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता भी थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका उनको मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में जो है कि सामने आए। ठीक है, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उनको समझ लीजिए। जैसे कि ये जो पिक्चर है, इसमें ये कह रहा है कि नटाल कांग्रेस के संस्थापक, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895। देखिए 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था 1895 में। ठीक है, क्या आप इस फोटो में गांधी जी को पहचान सकते हैं? ठीक बीच में कोट टाई पहने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आप गांधी जी, ये खड़े हमारे गांधी जी। ठीक है, ये कौन है? गांधी जी हैं। यहाँ पे एकदम यंग दिखाई दे रहे हैं, कोट पैंट टाई लगाए हुए हैं। और किसके साथ में? ये नटाल कांग्रेस जो गठन के जो सदस्य हैं उनके साथ में, ये संस्थापक जो उनके साथ में है। ठीक है, तो अब यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई। आइए रॉलेट सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। चलिए, लास्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का ये मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। किसका मानना था? ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये मानते थे कि सरकार के पास ये ऐसी मतलब अधिकार नहीं है कि वो लोगों की फ्रीडम को जो है कंट्रोल करें। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया था। ठीक है, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का भी गठन किया गया था। इतनी बात क्लियर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो है, वह परिसर जहाँ जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियाँ चलाई थी, है ना। और यहाँ पर जो है बाद के इस चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशानों की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि भैया ये देखो गोलियों के निशान ये बने हुए हैं। ठीक है, ये गोल गोल ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, चलिए, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था और हालांकि ये मोटी तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता भी अपनाया और बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा भी था। और इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो उनको दी गई थी उसे उन्होंने वापस
लौटा दिया। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए या जन सेवा के लिए दी जाने वाली एक उपाधि होती है नाइटहुड, जो ब्रिटिश राजा या रानी किसी भी व्यक्ति को देते हैं। ये वो था जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया। ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के भी प्रयास किए कि मुसलमान हिंदू के बीच में एक एकता कायम रहे, तो आगे जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएंगी। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है, किसी एक का नहीं है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। ठीक है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की यहाँ से बात कर लेते हैं। देखिएगा, खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1902 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी ये भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर के अभियान चलाएं और स्वराज की मांग भी करें। 21-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और ज़्यादा गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने इसके लिए स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, गोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत तक छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। 1920-22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, क्योंकि लोग यहाँ अब स्वदेशी की मांग कर रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ। परंतु ये तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर आकर के खड़े हो गए थे। लोगों की पहलकदमी देखिए, कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान को अपने हिसाब से अर्थ निकाला। गांधी जी का जो आह्वान था, जिसने जैसा समझा उसने उसके हिसाब से अपना अर्थ निकाल लिया और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह, मतलब आपको पता ही है, कुछ समर्थक होते हैं, कुछ हेटर्स होते हैं। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी कर दी गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह भी किए और इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। यानी कि अगर जंगलों को चरा रहे हैं तो उसका शुल्क उनको देना होता था। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से बात करें हम, जैसे कह रहा है कि दुकानों की घेराबंदी कर दी गई थी। घेराबंदी का मतलब होता है लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला जो विरोध प्रदर्शन है उसे घेराबंदी कहते हैं। ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आपने समझा कि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था कि तुम्हारे अधिकार अब बहुत लिमिटेड रह गए हैं। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे जो कर हैं उनको कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में क्या हुआ देखिएगा, बहुत सारे वन गांव में किसान ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। इसलिए उनकी भी जो एक आत्मविश्वास था वो बढ़ा हुआ था। सिंध, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की। महंत की अगर बात करें तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक
कर्ता धर्ता को महंत कहते हैं। गैर कानूनी बेदखली का मतलब होता है पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना गैर कानूनी बेदखली कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई थी यहाँ पे। देखिएगा, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। और असम में गांधी महाराज की जय, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट है सीटेट में। गांधी महाराज की जय किसने ये नारा दिया था? तो असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। यानी कि ऐसे चाय के बागान जिन पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, या वो जो बागान अंग्रेज़ों के थे जिनमें भारतीय लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह में इजाफा मांग करने की बात कही। और फिर उन्होंने गांधी महाराज की जय का नारा लगाते हुए जब उनकी वो सैलरी नहीं बढ़ी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। जनता के महात्मा, देखिए महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। गांधी जी बैठे हुए हैं जो सारथी हैं, और यहाँ पे जो कृष्ण जी हैं ये कृष्ण जी के सारथी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, जनता के महात्मा की बात करेंगे। देखिएगा, इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे, और खेतीहर मजदूर सोचते थे कि उन्हें उनकी ज़मीन दिला देंगे गांधी जी। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के तौर पर एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में है स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि ये सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। उसका श्रेय उन्होंने गांधी जी को दिया। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी का नाम लेकर के ये सब किया। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब 1922 से लेकर के 1929 की जो घटना है उनकी बात कर लेते हैं। समझिए पॉइंट को। देखिएगा, 1922 से 1929 की घटनाएं हैं ये। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी जो हिंसक आंदोलन है ये उनके बिल्कुल विरोध में थे कि ये हिंसक नहीं होना चाहिए। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया कि मतलब ये सब नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनकी शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी, इसलिए वो बेकाबू हो गए कि हम तो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, हम पर गोली चला दी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के जो अनुयायी थे वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपने जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद भी मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। इसके लिए यह जन आधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। आगे अगर बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS, ये दो जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर के इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं और ये सब क्या हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। और उसी दौरान क्या हुआ कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में जो कांग्रेस थे, इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया। देखिए यहाँ पे लिखा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले भी एक बार जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, वह था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, एक पिक्चर है यहाँ पे, यह है चित्तरंजन दास जी। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। यहाँ पे एक फोटो आप फिर से देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है साइमन गो बैक। क्या लिखा है? SIMON, साइमन गो बैक लिखा हुआ है। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी हैं यहाँ पे। और इसमें कहा गया है 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा था। ठीक है, 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कई भारतीय प्रतिनिधि नहीं थे। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का नारा एक ही था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, ये हैं भगत सिंह, इनके बारे में समझिए। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी। आई बात समझ में? 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने तीनों ने मिलकर के लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाला जो सैंडर्स नामक पुलिस अफसर था, इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी। इसी लाठी चार्ज के कारण के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है और विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी। आइए दांडी मार्च को समझते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो पहले आप देख लीजिए। महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 की ये फ़ोटो आपके सामने है। आइए समझते हैं। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। ऐसा गांधी जी ने ऐलान कब किया? 1930 में। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। नमक पर टैक्स लगा रहे हो, बताओ, क्योंकि ये हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अमीर गरीब सबने मिलकर के
जो है ये मुहिम छोड़ दी और जो है कि वो एक उनके खिलाफ क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ इन्होंने एक मुहिम छेड़ दी। ठीक है, तो हुआ क्या कि आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। चलिए, मतभेद भी नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर स्थित दूर दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया था। क्या किया था? पानी उबाल करके भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार ने जो है विरोध में इस्तीफा तक दे दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई की अगर बात करें तो बस इतना सा पढ़ लीजिए, हमने पूरा पढ़ा है, कुछ खास नहीं है। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने UDP में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती थी, बुनाई कताई सिखाती थी औरतों को। और फिर आगे बढ़ें तो आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, मोस्टली रिपीटेड है यहाँ से, कि महात्मा गांधी जी को महिलाओं को उसमें आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने मनाया था? तो वो सरोजिनी नायडू थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे कि वो जो है कि आंदोलन में आए। ठीक है, आखिरकार सरोजिनी नायडू ने इस बात के लिए तैयार कर लिया कि महिलाओं को भी आने दो इसमें। ओके, चलिए, इतनी बात क्लियर होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ोटो है, ये महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू हैं। 1931 की फ़ोटो है। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता क्या होती है? देखिए, संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। यहाँ पे फिर एक फ़ोटो है इस साइड में, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 की फ़ोटो है ये। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा मारे गए, असंख्य लोग यहाँ पे घायल हो गए। चलिए, भारत छोड़ो, फिर उसके बाद क्या हुआ देखिएगा। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मार दिए गए थे। बहुत सारे
इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दे दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया। ठीक है, अब पहले तो यहाँ से बोस और INA को पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो है आपके सामने, ये देखिए, इनको समझिए। समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1954 आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो सका। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया, उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ भी चले संघर्षों में हिस्सा लिया था। अब देखिए स्वतंत्रता से विभाजन की ओर की बात कर लेते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था कि मतलब पाकिस्तान है, होगा नहीं होगा। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। हिंदुओं और मुसलमानों को इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशक में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा। पहले इसको समझ लीजिए, फिर ऊपर जो पिक्चर्स हैं उनको समझ लेते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को ये भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और ज़्यादा बढ़ गया हिंदू मुसलमान में। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जन आधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। फिर क्या हुआ? 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, यानी कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, थोड़ी बहुत उनको अधिकार दे दिया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य संभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा और अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए।
विभाजन का नतीजा ये भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा हिंसा के साथ हमारे सामने आया। एक तरफ स्वतंत्रता का आनंद था, दूसरी तरफ विभाजन की पीड़ा थी। यहाँ पे देखिए, हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उनको हम कवर करते हैं। पहले ये देखिए, इतना था हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ये यहाँ से समझिए चीज़ों को, ये छूट गया था बीच में, अगर इसको क्लियर करते तो कॉन्सेप्ट छूट जाता। मौलाना आज़ाद और कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य हैं। यहाँ पे सेवाग्राम 1942 की फ़ोटो है। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का भी विरोध किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ोटो आपके सामने है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते राजगोपालाचारी 1944 की फ़ोटो है। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे। आगे बढ़ेंगे तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका निभाई थी। पटेल नादियाडू गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 की फ़ोटो आपके सामने है। 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में भी जा पहुँचे थे। तो ये इनके बारे में कुछ बात थी। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक और अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से बात कर रहे हैं। जुलाई 1946 की बात है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से एक थे। ठीक है, कितनी सुंदर फोटो है। फिर एक यहाँ पे देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 की बात है। गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। इतनी बात क्लियर होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। हमने जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो 6, 7, 8 की भूगोल हमने ख़त्म कर दी। हिस्ट्री की बात करें तो 6, 7, 8 की जो हिस्ट्री है उसको हमने ख़त्म कर दिया। पॉलिटी जो है वो चल रही है और पॉलिटी को जल्दी ही कवर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।